नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्टेक का खास एडिशन। और मार्केट्स में आज के सत्र में बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स बन रहे हैं जिसका इम्पैक्ट बनता हुआ नजर आएगा। और साफ तौर पे आज बाजी पलटी है, निचले सुरों से बहुत ही तगड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया और कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जहां पर मार्केट्स में एकदम से बाजी पलटती हुई नजर आई, इस पे बात करेंगे। सारा का सारा श्रेय फिर से डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से मुकर गए, उसका एक बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ सकता है। तो आज का मार्केट अब पिछले कुछ दिनों के मार्केट से अलग हो सकता है। बाजार के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई है जिसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह शेयर बाजार लाइव में। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सुबह से जो हम शो शुरू कर रहे हैं और उसके बाद देर रात तक लगातार कवरेज बाजार पर जारी है, और बजट से रिलेटेड भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें और अनाउंसमेंट्स जो भी आती चली जाएंगी उनका भी इंपैक्ट पड़ेगा। जब भी उससे पहले बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स भी इस तक पे बता रहे हैं कि बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी एक बहुत मायने रखती है इंडियन मार्केट्स के लिए। ट्रिगर ही यही है, एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का ईज आउट होना, और दूसरा बजट से रिलेटेड सारी एक्सपेक्टेशन जिसको बाजार बुनाने की कोशिश करेगा। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 155 पॉइंट्स ऊपर है। एशियाई बाजारों की जोरदार शुरुआत हुई है और आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग मूव है। अब मैं बताता हूं खबर जिसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। ईयू देशों पर टैरिफ नहीं लगेगा। 8 ईयू देशों पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने जा रहे थे 1 फरवरी से, जो कि था 10% का, उसको बढ़ाकर 25% करने की बात थी। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड अगर उनको नहीं देंगे तो फिर वो टैरिफ्स को बढ़ा देंगे ईयू पे। लेकिन कल वो अपनी बात से मुकर गए। दावोस में उनकी स्पीच थी और क्या अच्छी अच्छी बातें कर दी, सब बढ़िया बढ़िया बातें। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो ये ईयू के ऊपर जो 8 देशों पर टैरिफ लगाने की बात थी, इससे मुकर गए। यूरोपीय देशों के आगे झुक गए, और ऊपर से उन्होंने बोल दिया 1 फरवरी से 10% का टैरिफ नहीं लगेगा। ग्रीनलैंड पे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। नाटो महासचिव के साथ बैठक के बाद ग्रीनलैंड पर समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हो गया, सबसे बड़ी बात। और देखिए अब ये तो बिल्कुल ही पलटी हो गई ना। पिछले कुछ दिनों में हड़कंप किस चीज का मचा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं, इसके लिए वो टैरिफ लगाना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के 8 देशों के ऊपर। अब उस बात से वो बिल्कुल मुकर गए हैं। उन्होंने भारत के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बात कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए बहुत सम्मान है, और ये ट्रेड डील जो भारत के साथ है वो जल्द बहुत अच्छी ट्रेड डील हो सकती है। ये बात हमने बहुत सुनी है पिछले 2025 में, लगातार हम ये बातें सुनते ही चले गए, और अब 2026 की स्टार्ट में भी एक पॉजिटिव बात कर दी है। पर उन्होंने ये बोला है प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए बहुत सम्मान है। तो ये सारे के सारे जो ट्रिगर्स हैं और जो घटनाक्रम है वो एकदम से पॉजिटिव हो गई है, और इसका एक इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे ये बढ़ रहा है कि गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर है ही 125 पॉइंट्स, लेकिन साथ ही साथ आप बाकी की मार्केट्स देखिए जिसमें निके कॉस्पी लगभग 2% ऊपर छलांग मार के गए हैं। और कल अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके की क्लोजिंग हमने आती हुई देखी थी अक्रॉस द बोर्ड। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और साथ ही साथ रसल 2000 इंडेक्स सब हरे निशान में थे। आज कॉस्पी 1.89% ऊपर है, 1.91% ऊपर है। निके में लगभग 1.9% का इजाफा देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक करीब करीब 1.25% चढ़कर बंद हुए, और रसल 2000 कल के सत्र में 2% ऊपर। तो अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबल मार्केट्स पे खरीदारी हो गई है। तो है ना मजे की बात, और इंडियन मार्केट्स के लिए गजब के ट्रिगर्स पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जो हड़कंप था और जिसके चलते आप पिछले कुछ दिनों में लगातार बिकवाली देख रहे थे, अब बाजी पलटने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन कुछ यूफोरिया या फिर ऐसे फोमो फैक्टर के चलते कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बाजार हमेशा मौका देता है, और बजट से पहले बहुत अच्छी करेक्शन आ गई थी। करेक्शन सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से थी। रिजल्ट्स कोई उतने डिसअपॉइंटिंग नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार चढ़ने के लिए भी तैयार रहेगा। बस यही है, आपको भाव से खरीदना है। भाव फिर से आए थे, फिर से अगर मौका मिस हो गया तो कोई बात नहीं, बाजार कहीं नहीं जा रहा, फिर से मौका दे देगा। लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इस बाजार में सबसे बड़ा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि एक भाव पे ले लिया होता तो पिछले कुछ दिनों में नींदें ही उड़ जाती, लेकिन आज अगर नहीं लिया हुआ है और गैप अप ओपनिंग हो रही है तो फिर फोमो फैक्टर हावी हो रहा है। तो इस बेचैनी का एकमात्र इलाज ये है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने पोर्टफोलियोज को कंसिस्टेंटली बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। गजब ट्रिगर्स हैं, उस पर बात करने के लिए गौरव गोयल जी मेरे साथ से मौजूद है। गौरव जी नमस्कार, सुप्रभात। क्या हो गया एकदम से अचानक से? ये तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपनी बात से मुकर गए। सर ऐसा कर कैसे लेते हैं? ये स्किल सेट और ये स्किल किसी के पास नहीं है। दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सच्ची में ही गजनी बने बड़े हैं। सुप्रभात रजत, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो गजनी बने हुए हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ चीजें अपनी जो इच्छा अनुसार याद रखते हैं। जहां पे भी देखना चाहते हैं, जिस जगह अपना फोकस रखना चाहते हैं वहां पे रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। डेटा कुछ भी प्रोवाइड कर देते हैं।
कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और फिर रिट्रैक्ट कर जाते हैं। तो कल भी मैसिवली वही हुआ जो हमेशा होता है। तो उनकी एक स्ट्रैटेजी है रजत, वो करते क्या है कि वो किसी चीज पे पहले क्लेम करते हैं या फिर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और उसको खूब बड़ा कर देते हैं। उसके लिए वो कुछ भी आर्सेनल यूज कर सकते हैं, टैरिफ्स, थ्रेट्स, बुलिंग, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो है फिर ही जब वहां से रिएक्शन आता है उसके बेसिस पे ही डिसाइड्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, चाहे वो टोन डाउन स्टेप हो चाहे वो अग्रेसिव स्टेप हो, और फिर उसके हिसाब से वो एक्ट करते हैं। यूरोप में ग्रीनलैंड रिलेटेड उन्होंने वही काम किया। ग्रीनलैंड पे पहले उन्होंने बहुत हंगामा मचाया और उन्होंने कहा यूएस को वो हर हालत में चाहिए, एंड देयर वाज अ यूनाइटेड यूरोप रिस्पॉन्स अगेंस्ट द होल थिंग, जहां पे पूरे यूरोप ने एकजुट होकर बोल दिया कि हम ग्रीनलैंड रिलेटेड नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं आपके साथ। सो अल्टीमेटली यही हुआ। और कल उन्होंने पहले टैरिफ लगाने की बात करी थी, उससे मना कर दिया। मिलिट्री एक्शन के बारे में कहा था कि हम मिलिट्री एक्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए भी मना कर दिया। एंड फाइनली नाउ द थिंग इज दैट मार्केट्स सीम टू बी रिएक्टिंग पॉजिटिवली अराउंड इट। यूएस के मार्केट्स खुद पॉजिटिवली क्लोज हुए उनके इस बोलने के बाद। सो आई थिंक समवेयर ट्रम्प इज लाइक दिस ओनली रजत। आप सीसॉ पे बैठे होंगे बचपन में, कभी एक तरफ झुकता है कभी दूसरी तरफ झुक जाता है, कोई और दो लोग बैठ जाते हैं एक तरफ तो बिल्कुल ही झुक जाता है। ट्रम्प दो तीन लोगों के साथ बराबर ही है एक तरीके से, तो कभी भी झुक सकते हैं कभी भी कूद के सीसॉ से उतर सकते हैं। तो वो ही इज अनप्रेडिक्टेबल। लेट अस सी हाउ इट प्लेज आउट। सर कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहीं पर जाते हैं ना, तो जब वो किसी के पास होते हैं तो वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो अकेले किसी रूम में बैठे होते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये भी कर देता हूँ ये भी कर देता हूँ। बस बैठे बैठे जैसे कोई कुछ अलग से तरीके के विचार होते हैं। तो जब वो अकेले होते हैं व्हाइट हाउस में या फिर उनके कुछ सलाहकार व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं ऐसे जो उनको कुछ सलाह दे देते हैं, तब वो करते हैं ट्रुथ सोशल पे पोस्ट। वो बहुत भयंकर सा पोस्ट होता है, दुनिया भर में हड़कंप पैदा करते थे। लेकिन जब वो किसी के सामने स्पीच देने पहुंचते हैं और उसके बाद फिर जब वो बोलना शुरू करते हैं, जैसे कल ईयू देशों के सामने पहुंच गए, बहुत सारे दोस्त वहां पर प्रतिनिधि होंगे ईयू देशों के, नाटो के सदस्य होंगे। तो वहां पर एकदम से अच्छी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई कि 8 देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे और 1 फरवरी से ये टैरिफ रद्द कर दिया गया, ग्रीनलैंड पे समझौता भी कराया। बताओ, तो इतना फिर बवाल करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बात कर लेते फोन पे। ऐसे वैसे फोन पे ना ही करें बात, आजकल टैप करने का बहुत प्रचलन चल पड़ा है और सार्वजनिक हो जाते हैं कभी कभी मैसेजेस भी आजकल ना, डोनाल्ड ट्रम्प तो कर ही देते हैं आजकल। तो अभी क्या करना चाहिए, ये बोलते क्यों, मतलब ये पहले पहले भी तो बात करी जा सकती है, बोलने से पहले बात नहीं करी जा सकती क्या? तो अगर पहले से प्री प्लान करते या प्लानिंग या स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते तो ट्रम्प ट्रम्प नहीं होते रजत। ही इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल, और स्पर ऑफ द मोमेंट पे जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं। नार्सिस्ट बिहेवियर है उनका, उनको लगता है कि उनसे महान कोई नहीं है। और कोर्स अमेरिका इज अ बिग सुपर पावर, बट अमेरिका को भी वो अमेरिका के लिए भी वो उसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं, एक नार्सिस्ट बिहेवियर रखते हैं। तो बाकी सब लोगों को कुछ नहीं समझते, वो दूसरी कंट्रीज को धूल समझते हैं। वो उनके साथ बिहेवियर भी उनका ऐसे ही रहता है। अपने अपना फायदा निकल रहा होता है तो उनको ऊपर चढ़ा देते हैं, अपना फायदा नहीं निकल रहा होता है तो वो नीचे गिरा देते हैं। दिस इज हाउ ही बिहेव्स। और ये एक टिपिकल बुली बिहेवियर रहता है उनका, अग्रेसिव बिहेवियर रहता है, तो और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रहता है। सो रजत, इस पूरे खेल में इनकी जो तरीका है उसमें सबसे बड़ा, अगर किसी को इंजरी हुई है पूरे उसमें, तो वो है ट्रस्ट। जो पूरा दुनिया जो है एक ट्रस्ट के ऊपर चलती है। आज की डेट में कोई देश किसी को ट्रस्ट क्या करेगा? मतलब अमेरिका हैज प्रूव्ड कि आप जो है किसी चीज के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपना इंडिविजुअलिज्म रह गया है। आप सिर्फ अपने को देखिए, दूसरे के ऊपर विश्वास करके आगे नहीं चल सकते हैं। जो देश अमेरिका जो है पूरे दुनिया के लिए एक मजबूत दीवार की तरह पहले खड़ा होता था, आज की डेट में नोबडी ट्रस्ट देम। वो खुद ही एक अग्रेसर की तरह आ गया पूरे विश्व में।
सो जियो पॉलिटिक्स इज चेंजिंग। मैंने कल कई बहुत सारे स्टेटमेंट सुने जहां पे यूरोपियन नेशंस अब चाइना की तरफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि चाइना को, आई मीन इन कंपैरिजन टू यूएस, चाइना वाज नेवर इन द पिक्चर फॉर यूरोपियन नेशन। और आज की डेट में सिचुएशन ये आ गई है कि यूरोप सीम्स टू बी कोटिंग चाइना, और चाइना इतने मेजर्ड स्टेटमेंट्स दे रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि पावरफुल को वीक को क्रश नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि मतलब उनकी हिस्ट्री भी कुछ अलग ही है। सो बेसिकली इस पूरे पिक्चर में कैजुअलिटी ट्रस्ट की है, रजत। कोई देश किसी के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर सकता है। इंडिया को भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा, अगर हम मिलिटरली स्ट्रांग नहीं होंगे तो कल हमें कोई भी आके धमका सकता है, क्रश करने की कोशिश कर सकता है। तो अदर देन बीइंग इकोनॉमिकली स्ट्रांग, वी हैव टू बी पॉलिटिकली एज वेल एज मिलिटरली स्ट्रांग। तो ये बात हमारे लिए लेसन्स हैं। कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। जहां पे जिसका मतलब निकल रहा है वो कर रहा है, और हम लोगों को, अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़े इस मामले में, आई थिंक वी शुड बी डूइंग एंड बिहेविंग लाइक दैट। तो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तारीफ कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अब क्या लगता है कि किस ट्रेड डील की तरफ बढ़ेंगे, या फिर ऐसे ही बोल गए थे उसके बाद फिर आज तो नया दिन है, नई दवाई भी खा सकते हैं कुछ, तो अभी आज फिर भूल जाएंगे क्या बोला था कल? अच्छा, मैंने बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। सो ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल, रजत, आप जानते ही हो। इस स्टेटमेंट का भी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये हम लोग कोई फेवरेबल स्टेटमेंट देते हैं किसी दिन ही टॉक्स ऑफ इंडियाज डेड इकोनॉमी, किसी दिन अच्छा बोलते हैं मोदी के लिए, किसी दिन पाकिस्तान के लिए अच्छा बोलने लगते हैं। तो उनका जब तक वो एक्शन में ना आ जाए, जब तक डील साइन ना हो जाए, इनफैक्ट मैं आपको क्या बोलूं कि डील साइन होने के बाद भी उनका कोई भरोसा नहीं है। ये मैं जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन करी है, एंड नाउ द टॉक इज कि अब वो अगर टैरिफ्स लगा देते तो ट्रेड डील डील क्या रह गई? वो तो एक आदमी का विम्स और फैंसीज के ऊपर का एक्शन हो गया। यही बात पॉइंट आउट कर रहे थे यूरोपियन लीडर्स कल, कि हम लोग कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेड डील हो गई है। ट्रेड डील में उन्होंने यूरोप के ऊपर, ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाए थे, विच वॉज हैप्पी आउटकम फॉर यूरोप। बट फिर क्या हुआ है, अब वो 10% और टैरिफ लगा देंगे, उसके बाद और बढ़ा देंगे जून से अगर ग्रीनलैंड नहीं मिला। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, रजत। ये तो मतलब कुछ भी कहीं से भी कुछ भी बोल रहे हैं। आई थिंक इंडिया के लिए क्या रेलेवेंट ज्यादा है कि यूएस के साथ जो होगा, जैसा होगा, अगले 3 साल उनको डील करना ही पड़ेगा हमें किसी भी तरीके से। अगर कुछ फेवर में हो जाता है ग्रेट, नहीं होता है तो वी हैव टू मूव ऑन। और आई थिंक व्हाट इंडिया शुड स्मार्टली प्लेस, मे बी वर्क, जैसे अभी इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील पे चल रहा है, पॉसिबली 27 को अग्रीमेंट अनाउंस हो जाए, फाइनल इंकिंग बाद में होए। लेकिन आई थिंक वी शुड प्ले स्मार्ट, सब बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ अपना, और कंट्रीज के साथ अपना नेगोशिएट करके ट्रेड डील जितनी जल्दी पूरी कर सके और अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा सके। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, दूसरी कंट्रीज के लिए भी इंडिया इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को कैपिटलाइज करके हम लोग जितनी जल्दी और कंट्रीज के साथ एक ट्रेड डील साइन करके वी मूव ऑन इन लाइफ, एंड ट्रम्प को थोड़ा पीछे रख के, क्योंकि वी कांट ट्रस्ट ट्रम्प जस्ट लाइक अदर कंट्रीज कांट, तो वी शुड मूव ऑन। एंड रजत, दिस इज द गेम दैट वी शुड बी प्लेइंग। जो कुछ इन द प्रोसेस यूएस के थ्रू मिलता है, ब्रिक्स या फिर रिवॉर्ड्स, लेट्स एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन। राइट। और वो यू के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उस पे तो बोला ही गया कि दैट विल बी मदर ऑफ ऑल डील्स। तो देखते हैं कि वहां से क्या कुछ आउटकम निकलता है। 27 तारीख तक हो सकती है वो डील। अब हम चलते हैं हमारे मार्केट की ओर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हड़कंप मचा हुआ था। तो सर, आप हमेशा बोलते हो कि शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में गेन, लेकिन बिल्कुल वही इस बार भी सही साबित होता हुआ नजर आया। मैं ऐसा करता हूं कि मैंने चार्ट पे लगाया था, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए और जानना चाहते हैं कि वो अपने स्टॉक्स पे क्या करें। अगर बाजार में कोई रिकवरी आती है तो क्या मीनिंगफुल रिकवरी उनके स्टॉक्स पे भी आ सकते हैं कि ना। पहले निफ्टी की एनालिसिस, उसमें हम बार बार ये बोल रहे हैं कि 200 दिनों की औसत पे डॉट खड़े हो आप। और कल के सत्र में निचले स्रोत से बहुत तगड़ी खरीदारी थी, इस खरीदारी पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है।
ये जियोपॉलिटिकल खबरें वबरें सब अपनी जगह ठीक, लेकिन हम बजट को बचाने की कोशिश करेंगे। तो सर बजट में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट फिर से स्ट्रेंथ पकड़ेगा? अगर ये बजट ने डिसअपॉइंट किया तो क्या हम मेजर क्रैश की ओर भी जा सकते हैं क्या इस बार मार्केट में? रजत, बजट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज री एम्फसाइज करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं शॉर्ट टर्म में देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये दिख रहा है आपको, बड़े बड़े अप मूव्स, डाउन मूव्स, एंड देन केओस केओस चारों तरफ दिख रहा है, नॉइज दिख रही है, चारों तरफ परेशानी दिख रही है। अब आप इसको अगर 5 साल का चार्ट पे इसी को को बढ़ाएं 5 साल के लिए और 10 साल के लिए, तो आप देखोगे, क्या देखोगे? प्लीज इफ यू कैन अपने दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, देर इज, क्या ये हम यहाँ पे हमें केओस, नॉइज कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत ही माइन्यूट, इट्स लाइक अ ब्लिप ऑन द चार्ट। हमें सिर्फ वन वे मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जो ये आपको बीच में, जो आज की डेट में जैसे अनप्रडिक्टेबिलिटी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट में क्योस दिखा रहा है, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। इट इज एन अपवर्ड मूविंग स्लोप ऑन दिस चार्ट। अगर आप और लंबे समय के लिए जाओगे तो आपको और भी काम और पीस दिखाई देगा इस चार्ट में। दैट इज वाई वी से फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। ये सब जो चीजें होती रहती हैं शॉर्ट टर्म में, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल एक क्वार्टर के नंबर्स हैं, या एक महीने की परफॉर्मेंस है, या स्टॉक का, ये नहीं, आई मीन दिस विल कीप हैपनिंग, रजत। और ये बहुत प्रोनाउंस्ड लगता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में सिर्फ पीस और काम दिखाई देता है। तो ये सब चीजें डाइजेस्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म में इजिली, और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो दैट इज वाई वी ऑलवेज एम्फसाइज एंड आस्क इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा शॉर्ट टर्म में। वॉर्स चलते रहेंगे, ट्रम्प ट्रम्प आएंगे जाएंगे, फिर कोई नया आ जाएगा, उसकी नई फिलॉसफी आएगी। तो ये सब ऑल दिस विल कीप हैपनिंग। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी की जगह कोई और होगा। सो दिस विल हैपन, जो दिस विल ऑल गेट डाइजेस्टेड। सो दैट इज माय लिमिटेड पॉइंट एज फार एज शॉर्ट टर्म एंड वर्सेस लॉन्ग टर्म इज कंसर्न। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि ये मार्केट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम से चलेगी, और आप आज मार्केट बढ़ेगा, कल घटेगा, परसों फिर घटेगा, ये सब चलता रहेगा। सो पॉइंट इज, क्या आप अच्छी क्वालिटी गिरे हुए मार्केट में खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है, देन परचेज इट इफ इट इज चीप, रादर देन परचेजिंग व्हेन इट हैज गॉन अप। आपको इस समय, आप जानते हैं कि खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो 40-40, 50-50% करेक्ट हो गई हैं, और फंडामेंटली उसमें उनमें कुछ चेंज नहीं आया है। आई मीन, आई कैन थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज जिसमें प्राइस करेक्शन हो गया है, सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन हो गया है, एंड दे स्टिल पोस्टिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। कुछ कंपनीज हैं जो 100 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही थी, अब 25-30 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं। सो समवेयर, एंड दीज आर वंडरफुल कंपनीज। सो अगर आप इन कंपनीज को लोअर प्राइसेस पे नहीं कर रहे हैं, तो आप 5 साल बाद व्हेन यू विल लुक बैक, यू विल रिग्रेट कि मैंने, जब मार्केट में इतनी अफरा तफरी मची हुई थी 5 साल पहले, तब मैंने क्यों नहीं खरीदा। सो दैट इज माई लिमिटेड पॉइंट, रजत, कि आप अच्छी कंपनीज में निवेश करिए, अभी मौका है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे पैसे एक साथ ही लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा है, आप ट्रांचेस में खरीदिए। देयर शुड बी अ मेथड टू मैडनेस। इक्विटी मार्केट्स एक मैड हाउस की तरह होते हैं, तो आप यहाँ पे मेथड के साथ एम्प्लॉय करिए अपना पैसा। डरिए मत, घबराइए मत। ये मार्केट में जो ऊपर नीचे होता है रोज का, इसे एक्सेप्ट करिए, और ये मान के चलिए आगे भी होगा ये। जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्जिविटी मिल जाएगी। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल योर इन्वेस्टर्स, दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा। जहां तक बजट का सवाल है, रजत, तो बजट में मेरे को लगता है कि कोई अर्थ शैटरिंग अनाउंसमेंट्स आपको नहीं सुनने को मिलेंगे, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे कंजम्पशन से रिलेटेड हो। मेरे को ये लगता है कि इट वुड बी अ गुड बैलेंस बजट, बट अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरली मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब नहीं मिलेंगे आपको। एंड दिस वुड बी द ब्यूटी ऑफ द बजट। अगर कोई नेगेटिव नहीं है बजट में, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड थिंग। इंडिया हैज डन वेरी वेल ऑन
fiscal deficit, current account deficits, expenditure, revenue collection have all been good, and I think that trend will continue. So India will continue to focus on its बैलेंस शीट, अच्छे ढंग से वो बैलेंस शीट को कंट्रोल करने का सोचेंगे, और साथ में दे विल कीप अनाउंसिंग पॉजिटिव मेजर्स. मेरे को लगता है पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए, और जो क्रिटिकल एरियाज हैं इंडिया के लिए उस पर फोकस रहेगा गवर्नमेंट का. और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बता दूं कि मार्केट में बहुत अच्छा करेक्शन हुआ था, लगभग 1400 पॉइंट्स से ज्यादा का, और उसके बाद निचले स्रोत से एक रिकवरी है, ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रिकवरी है. तो अभी हमको बजट देखना है, और बजट आने में अब कुछ दिन बाकी हैं, और आपको बार बार एनालिसिस करके बताया गया कि आप 200 दिनों के औसत पे होते हो तो कोई ज्यादा सुपर स्ट्रांग एकदम से मत सोचो कि मार्केट है. आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड कर गए तो ठीक, उसके नीचे गए तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी. पिछली जनवरी में भी बिल्कुल सेम डेटो कट कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा ही हुआ था. मार्केट्स 200 दिनों के औसत के नीचे लगभग 2-3 महीने रही थी. उसके बाद पोस्ट बजट एकदम से जब डोनाल्ड ट्रंप चुप हुए थे अप्रैल में थोड़ा सा टैरिफ्स को लेकर, तो उसके बाद फिर मार्केट चढ़नी शुरू हुई थी. उन्होंने टैरिफ्स को पोस्टपोन करके कुछ नवंबर वगैरह की बात शुरू कर दी थी, तब से मार्केट तेज हुई थी. तो बजट के आसपास वाले सेशंस में बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वही हो रहा है. कल भी इंडिया विक्स में लगभग 8-8.5% के आसपास का उछाल है, और वो 13.5 के लेवल पे पहुंचा हुआ है. तो बहुत वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिलेंगे मार्केट में. अभी आप 25,000 24,900 के लेवल को बचा गए एक बार, कल का सेशन ये प्रूव करके गया. और कल के सेशन में इंट्राडे में निचले स्रोत से एकदम से थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई, और आज हो गई है गुड न्यूज. तो आज गुड न्यूज का भी इम्पैक्ट जो दावोस से आई है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा. क्या गुड न्यूज? एक तो भारत के लिए बहुत तारीफ कर दी है प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत तारीफ कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और बोल रहे हैं कि ट्रेड डील जल्द होगी, बहुत अच्छी ट्रेड डील होगी. ये भी पिछली बार बोला था जनवरी में, और इस बार फिर से बोल दिया जनवरी में. तो जनवरी टू जनवरी चल रहा है उनका सेशन. और उसके बाद ईयू के लिए भी बोल दिया कि 8 देशों पे वो टैरिफ नहीं लगाएंगे, और ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने समझौता कर लिया. अभी तक तो ये बात कर रहे हैं, अब कल क्या करेंगे हमें नहीं पता. तो हमको एक एक दिन में मार्केट में कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है. और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सर, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं. और मैं बोल रहा हूँ कि बजट के जितने भी शोज हैं आप प्लीज देख लीजिए, बिस्तर के यूट्यूब चैनल पे होम पेज पे आपको दिखाई दे जाएंगे. और कल सुशील केडिया जी का जो इंटरव्यू है वो भी पब्लिश हो गया, आप प्लीज वो भी देख लीजिए. उससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, अगर आप तकनीकी रूप से बाजार को देखते हो तो. रघु सिंह जी नमस्कार. बोल रहे हैं वापस गिरेगा ये. अच्छा, उसके बाद माइनक्राफ्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह आने के लिए. वही ना, अपने अपने एक एक स्टॉक को सब लेके बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर उसी को देख रहे. तो सुजलॉन, सुजलॉन बहुत गिरेगा क्या सर इंडेक्स के साथ साथ? सुजलॉन पे आप गिरा है, वो सुजलॉन इतनी बार लिख दिया जितनी बार तो सुजलॉन चढ़ा भी नहीं है अभी तक. इतना सुजलॉन लिखा उन्होंने एक ही क्वेश्चन में. सो रजत, देखिए, सुजलॉन इज अ ग्रेट टर्न अराउंड स्टोरी. और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो कुछ साल पहले इट वाज अ सिंगल डिजिट स्टॉक, और अभी सिंगल डिजिट स्टॉक से जस्ट एक्सटेंडेड टू लेट्स से 3 years or 5 years, आपको दिखाई देगा कि इट वाज अ सिंगल डिजिट स्टॉक. तो और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी इन लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन क्वाइट रिमार्केबल. और जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज हुआ है सुजलॉन में, और एक टर्न अराउंड करने की कोशिश करी गई है, ये कमेंडेबल है रजत, बिल्कुल. वरना एक समय बिल्कुल बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई थी सुजलॉन की. और सुजलॉन इज अ गुड ग्रुप रजत. मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक द चेंजेस दैट दे आर मेकिंग, और विंड एनर्जी में तो इनकी महारत थी, एंड देयर रिन्यूएबल एनर्जी के बाकी क्षेत्रों में भी आने का इनका गुंजाइश है. सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी रजत, एंड कैन बी केप्ट इन द पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग रन. सो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस हमें अच्छी लगती है, हालांकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है. सो वन हैज नीड्स टू बी सिलेक्टिव ओवरऑल. एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है. अच्छी कंपनीज पे आप निवेश करके लंबे समय तक के लिए रखिए. ये रिन्यूएबल वाली कंपनियां, अदानी ग्रीन के ऊपर भी प्रश्न आ रखा है, इस पे 1050 के लेवल पे रखा है राजीव जी ने सर. लेकिन बात ये होती है कि अगर एक बार आपने ऊपर ले लिया तो नीचे लेने में दोबारा डर क्यों लगता है? मतलब एब्सोल्युटली रजत, वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ एवरीथिंग इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस एंड बैड एट अ सर्टेन प्राइस. आप अगर हाई लेवल पे खरीद लेंगे, देन यू विल हैव टू, इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर यू टू गेट ओवर इट.
इसीलिए जब मैं आपसे शुरू में भी बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था, जब ये एक निवेशक को ये समझने की जरूरत है कि गिरे हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, प्राइस जो है अच्छे प्राइस लोअर लेवल्स पे मिलते हैं जब अफरा तफरी मची हुई होती है। जब बुलिश मार्केट होता है वहां पे खरीदने में कोई समझदारी इतनी ज्यादा नहीं होती है, अनलेस द रनवे इज लुकिंग वेरी गुड, क्लियर स्काईज हो। तो यहाँ पे आप मतलब मैं यही कहना चाहूंगा, अच्छी कंपनीज को लोअर प्राइस पे खरीदिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाइए अपनी, अच्छे सेक्टर्स देखिए, अच्छे प्रमोटर्स देखिए, अच्छी कंपनीज देखिए जिनकी बैलेंस शीट अच्छी हो, और एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करिए अपने पोर्टफोलियो में, और उसके हिसाब से निवेश करिए। जो अच्छी कंपनीज है दे विल ऑलवेज बाउंस बैक। ये सब सेटबैक्स कुड बी, एक क्वार्टर मान लीजिए उनका खराब भी आता है, दे विल बाउंस बैक नाइसली। तो मैं रजत यही कहना चाहूंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस हैज बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव नाउ। वहां पे मार्जिन्स भी अब श्रिंक हो रहे हैं। तो बट आपको यू हैव टू स्टिक अराउंड विद ग्रेट कंपनीज जिनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो मेरा एम्फोसिस इसी पे रहेगा, अच्छी कंपनीज को बी सिलेक्टिव या। ओके सर, आज जो फोकस में है ना, इनफैक्ट कल से एकदम से हम खरीदारी देख रहे थे स्टॉक में, दैट इज इटर्नल। तो जो नतीजे आए हैं वो भी बाजार के अनुमान से बहुत बेहतर साउंड कर रहे हैं। अभी तक तो यही ब्रोकिंग हाउसेस बता रहे हैं। मुनाफा जो है वो 72.9% बढ़कर 102 करोड़ रुपए रहा है। आय 5,405 करोड़ से बढ़कर स्ट्रेट अवे 16,315 करोड़। एबिटा 162 करोड़ से बढ़कर 368 करोड़। तो इस तरीके के नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और फ्यूचर भी ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा बताया है इटर्नल का मैनेजमेंट ने। लेकिन मैनेजमेंट में ही बदलाव हो गया। दीपेंद्र गोयल साहब ने डायरेक्टर, एमडी और सीईओ पद से 1 फरवरी से इस्तीफा दे दिया है, और अब दीपेंद्र गोयल जी को वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अलविंदर सिंह ढिंडसा जो हैं वो 1 फरवरी से सीईओ उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन दीपेंद्र गोयल जी अब डायरेक्टर, एमडी और सीईओ नहीं रहेंगे इटर्नल के, वो वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर रहेंगे। ये स्टॉक कल के सत्र में तेज हुआ था रिजल्ट से पहले 5% ऊपर। एक तो ये नहीं समझ में आता कि यार रिजल्ट से पहले हो कैसे जाता है स्टॉक में 5% ऊपर। किसको पता है रिजल्ट? रिजल्ट तो हमें पता ही नहीं लगे, 5% कैसे चढ़ गया स्टॉक। सो रजत, एक्चुअली देखिए, द रिजल्ट्स वर वेरी गुड, और मेरे को क्विक कॉमर्स स्पेस और अदरवाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस हर जगह पर हैं। तो अगेन यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड फोकस ऑन कंपनीज जो इन स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन के अगेंस्ट आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकें। इटर्नल स्पेसिफिकली पे, यस देयर हैज बीन अ मैनेजमेंट चेंज। दीपेंद्र गोयल की लीडरशिप में एक्चुअली कंपनी ने हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको याद होगा इनका बहुत फैनफेयर के साथ आईपीओ आया था कुछ साल पहले। उसके बाद तेजी से पोस्ट लिस्टिंग बहुत तेजी से बढ़ा था, और फिर एक मेजर डिप आ गया था यहाँ पे व्हेन द स्टॉक हैज करेक्टेड टू ऑलमोस्ट 40-50 लेवल्स, एंड 40-50 लेवल्स से नाउ इट इज नियर 300, 290, 300 लेवल्स। सो दिस हैज बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर इटर्नल, एंड इनकी ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी रही है। मैनेजमेंट चेंज हुआ है, सी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये दीपेंद्र गोयल की बेबी है इटर्नल, एंड even if he is moving out from day to day operations, he will always be there in the company as a board of director. I think he will be there, and probably वाइस चेयरमैन के पद पे रहेंगे, तो इनका ध्यान हमेशा रहेगा। जस्ट दैट प्रोबेबली डे टू डे ऑपरेशन से वो बाहर निकल के आके बहुत सारी चीजों पे फोकस करना चाहते हैं। इट्स अ लीडरशिप में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, विच इज नॉट एंटायरली बैड। दिलीप, रजत, इन्होंने क्योंकि बड़े अच्छे ढंग से सक्सेशन चेंज करा है, किसी को पता भी नहीं था कि ढिंडसा साहब आ जाएंगे। बट आई थिंक इज द फैक्ट दैट ही इज नॉट, I mean, he is still there in the company as a father figure of the company, and he will direction देंगे, vision देंगे कंपनी को, and day to day operation ढिंसा साहब संभालेंगे। I think it is not a bad move. ओके, लेकिन अभी ये फिर वैल्यूएशन वाइज हमेशा से सवाल उठते हैं इसकी वैल्यूएशन आके कैसे, इतना भविष्य में ग्रोथ है कि जो इतना हाईली पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, और ये सब जो होता है। तो अभी स्विगी और जोमेटो पे, स्विगी और इटर्नल पे क्या करना चाहिए? So रजत, देखिए, ये क्विक कॉमर्स स्पेस
इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख ही रहे हो, हम लोगों की बेसिकली उसमें आ गया है, डेली हैबिट्स में आ गया है कि हमें क्विकली सब सामान चाहिए होता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इन सब चीजों में अब हम चाहिए। तो पहले दिनों में आता था, उससे पहले महीनों में आता था, और अब मिनट्स में आने लगा है। तो अब हमें इसकी आदत भी पड़ गई है, और अगर हमारे को 10-15 मिनट में नहीं मिलता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो दिस इज द ग्रोथ की मेरे को चैलेंजेस नहीं लगते हैं यहाँ पे। देर द ग्रोथ वुड बी ट्रिमेंडस, बट वैल्यूएशन वाइज यस दे आर एक्सपेंसिव, no doubt about it. And in fact, competition wise, I think Zepto should be coming in the markets very soon. So there would be, it won't be duopoly, but it would be like the three major players in the market. Even Amazon ने भी अपना क्विक कॉमर्स सर्विस एक तरीके से शुरू कर दिया है, सो विल हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। तो कॉम्पिटिटिव हो रही है स्पेस, बट द ग्रोथ इज ह्यूज रजत इन दिस स्पेस। एंड आई थिंक थोड़ा सा इस स्पेस को वॉच आउट करना पड़ेगा कि कैसे इट प्लेज आउट। वैल्यूएशंस आर डेफिनेटली एक्सपेंसिव, बट coupled with growth, so that is the solace, that is the comforting factor कि growth यहाँ पे बहुत अच्छी है और growth अच्छी रहेगी। बट क्या इन वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करती है ग्रोथ? सो we'll have to see and figure it out. आई थिंक अगर लोअर लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं इस तरह के, देन वी शुड कंसिडर। तो अभी की जो खबर है वो है ये, अगर ये स्क्रीन पे आ जाए तो आउट परफॉर्म रेटिंग है सीएलएसए की, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्टिंग, और उसमें भी जो टारगेट वो दे रहे हैं दैट ओ 506, बाप रे अभी चल रहा है 483। तो 506 का अपसाइड पोटेंशियल बता रहे हैं कि जोमेटो के स्टॉक में सीएलएसए, ऐसा पोटेंशियल इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया एक ही सेट ऑफ रिजल्ट्स के बाद कि टारगेट बढ़ा दिया। सर एक्सेल शीट्स में सब बदल जाता है कि एक तो एक क्वार्टर की अर्निंग के बाद इतनी जबरदस्त प्रोजेक्शंस होती हैं क्या? 483 सीधा 506 कर दिया एक ही नतीजे आने के बाद। सो आयरनी इज रजत की, आप अगर 4 लोगों का या 5 लोगों की रिपोर्ट्स देखेंगे तो कोई 506 का टारगेट दे रहा है, कोई 400 का दे रहा है, कोई 300 का दे रहा है, कोई हो सकता है करंट लेवल से भी कम दे रहा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट रिपोर्ट्स एंड स्टडी देम एंड फिगर आउट फॉर योर सेल्फ। एक ही रिपोर्ट के ऊपर आप मतलब भरोसा पूरे ढंग से नहीं कर सकते हैं। मेरे को देखिए, जैसे मैंने बताया, ये सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वैल्यूएशंस थोड़े हाई हैं, एंड वो रहेंगे हमेशा वैल्यूएशंस। तो क्या ये जस्टिफाई करता है इस तरह के वैल्यूएशंस, क्योंकि इसको ग्रोथ बहुत ज्यादा चाहिए आगे के लिए। तो मेरे को लगता है कि लोअर लेवल्स पे खरीदना ज्यादा समझदारी रहेगी यहाँ पे, रादर देन एट करंट लेवल्स और हायर लेवल्स। तो मैं अभी व्यूअर्स को ये भी समझाता हूँ, देखिए ये जब आप चीजें पढ़ते हो ना कहीं ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट में, जो बहुत अच्छे अच्छी उसमें टाइप होके आती होती है मीडिया में, अच्छे अच्छे फॉन्ट साइजेस लिखते हैं और देखने में बड़ी चमकदार लगते हैं, वहां मजा आ गया, टारगेट आ गया, आपके पास आते भी होंगे मैसेज बहुत सारे। तो उसमें आप ये समझना कि इसमें ऐसे लिखा जाता है 483 पहले और 506 बाद में। तो 483 भी था पहले, 483 का टारगेट, तो 483 का टारगेट था तो कहाँ लगा 483 अभी तक? नहीं ना लगा, 283 पे चल रहा है ना वो वाला स्टॉक। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस हैं, कभी ना कभी हासिल हो जाएंगी अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रही और कंपनी अच्छा करती रही। तो बीच में एक क्वार्टर खराब रहा तो ये ऊपर नीचे होती रहेंगी एक्सेल शीट में वैल्यू। तो ये अंदाजा है कि यहां तक जाएगा, लेकिन असल हकीकत ये कि 283 पे है और ज्यादा से ज्यादा अभी तक 360 गया है। तो आप अपना पैसा जो लगा रहे हो सोच समझ के लगाना, फटफट करके पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। हाई कन्विक्शन लिस्ट में सीएलएस है, तो सीएलएस से जब तक सोचता रहेगा जोमेटो के बारे में, वो ऊपर ऊपर के टारगेट सोचेगा। आपको रैशनल सोचना है कि अभी वो 283 पे लगाना है तो सिस्टमैटिकली लगाना, ये मत सोचना फटफड़ाता हुआ 500 पे चले जाएगा, पहले भी नहीं गया था, पहले भी 483 का टारगेट था। तो सोच के समझ के पैसा करें इन्वेस्ट। सर आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर रेड्डीज कह रहे हैं नतीजे अनुमान से बेहतर है ज्यादातर जानकार, लेकिन आपका क्या व्यू पॉइंट है? मुनाफा इनका घटा है रेड्डीज का इस बार, लेकिन जो अनुमान था उससे तो बेहतर ही आ गया, मुनाफे के फिगर आई है 1210 करोड़ रुपए, 14.4% का ड्रॉप है, और EBITDA भी घटा है 17%। आपको ठीक लग रहे हैं क्या ये नतीजे रेड्डीज के? सो रजत देखिए, डॉक्टर रेड्डीज इज अ गुड कंपनी, वेरी गुड मैनेजमेंट। दे बीन यहाँ पे फार्मा सेक्टर में बहुत लंबे समय से इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म किया है।
ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे में हम लोग बहुत बुलिश हैं रजत। डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स पर नॉट दैट बैड एक्चुअली, बट मैं मोर देन द नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आई एम मोर बुलिश ऑन द सीडीएमओ स्पेस। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार ये बात बोली भी है, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सीडीएमओ स्पेस, जहां पर मेरे को ह्यूज अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं आने वाले समय में। तो माय फोकस रादर देन द ट्रेडिशनल फार्मा स्पेस, जहाँ के बजाय हमें सीडीएमओ स्पेस पे रहेगा। आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इट्स अ मेगा ट्रेंड जो लंबे समय के लिए इट कैन गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज रिवॉर्ड्स टू द इन्वेस्टर्स। बीच में ऊपर नीचे हो सकता है, एक क्वार्टर दो क्वार्टर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आई थिंक द ट्रेंड देयर इज ह्यूज एंड अपॉर्चुनिटी देयर इज ह्यूज। तो वन, हम लोग फार्मा सेक्टर पे बुलिश हैं। सेकेंडली, हमारी पसंदीदा चॉइस वहां पर सीडीएमओ स्पेस रहेगी। ओके, ई क्लर्क्स जो है वो 28 जनवरी को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पे की बोर्ड बैठक है। ई क्लर्क्स पे आपकी राय? सो मैं इंडिविजुअल कंपनी के बारे में डील नहीं करना चाहता हूँ रजत, बट ओवरऑल आईटी सेक्टर हमें पसंद है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन करेक्शन काफी हो चुका है। पिछले कुछ समय में हमने आईटी सेक्टर में काफी मेजर करेक्शन देखा है। पिछले कुछ समय में स्टॉक्स में नीचे और पिछले कुछ दिनों में भी नीचे आए हैं, बट इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मार्केट की, जहाँ पे इनको बिल्कुल बुरी तरह से क्रश कर दिया गया था, एंड वहीं पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। वी रिमेन more constructive now on the current valuation basis from a long-term perspective on the entire IT sector. But rather than focusing on any given company, हम यहाँ पे चाहेंगे कि आप सिलेक्टिव हो जाएं, अच्छी कंपनीज को चूज करें। खासकर मिड कैप आईटी सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रही हैं और कोशिश कर रही हैं, आई थिंक उनका उनके प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बेटर हैं। समवेयर हमें आईटी सेक्टर में एक रिवाइवल ऑफ ग्रोथ की जरूरत है, और मेरे को लगता नहीं ट्रेडिशनल वे ऑफ आईटी थिंकिंग वुड गिव यू दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आज की डेट में कोडिंग अपने आप, ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैव स्टार्टेड डूइंग। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो फॉल्ट्स आ रहे थे बीच में, उसको काफी हद तक दूर कर दिया गया है। तो अगर आईटी कंपनीज अपने आप को रीइन्वेंट करके नए नए माध्यम से नहीं चलेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होगी आगे। एंड आई थिंक देयर आर सर्टेन कंपनीज इन आईटी सेक्टर विच आर ऑन द राइट पाथ, राइट ट्रैक। उनको आइडेंटिफाई करके लंबे समय के लिए हमें चलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड से आपको उस तरह की ग्रोथ आईटी सेक्टर में नहीं मिलेगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत डिप्रेस्ड हैं। सो जस्ट टू गिव एन एनालॉजी, कि अभी हम लोग क्विक कॉमर्स की बात कर रहे थे, जहां पे वैल्यूएशंस भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है। आईटी सेक्टर इज जस्ट द ऑपोजिट, वैल्यूएशंस क्रश्ड हैं यहाँ पे, और आपकी ग्रोथ भी बहुत कम है। सो ये दोनों एक्सट्रीम के केसेस हैं। तो यहाँ पे जो है, आप प्लीज दोनों जगह सेलेक्टिव होइए। सर, हम वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो उसमें वारी, अब इसको जस्टिफाई कैसे करें? क्योंकि इसमें ना कभी कभी ब्रोकिंग हाउसेस की इतनी खराब सी रिपोर्ट आती है, मेरे ख्याल से बर्नस्टीन की आती है शायद, उसमें वो ये प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जीज को तो बहुत नेगेटिव उसमें रुझान बता देते हैं, लेकिन इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। और नतीजे अब देखो तो मुनाफा 493 करोड़ से बढ़कर 1062 करोड़, आय 3457 करोड़ से बढ़कर 7565 करोड़, एबिटा 722 करोड़ से बढ़कर 1928 करोड़, मार्जिन 20.9% से बढ़कर 25.5%। तो ऐसा है फिर, बाजार रिलेटिव वैल्यू खुद तय करता है, मतलब वैल्यूएशन जस्टिफाई कैसे करेंगे? 2500 पे, 3800 पे भी महंगा लग रहा था, 2500 पे ठीक लगने लग जाएगा जो अचानक से आज टॉप गेनर बन गया 6%। सो रजत, देखिए, अगर आप, वारी इज अ क्लासिकल केस जहाँ पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इतने मेजरली करेक्ट हो गए हैं, डिस्पाइट नो क्लियर रीजंस। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन लास्ट फ्यू इयर्स। वारी एनर्जीज जब से आईपीओ आया है, उसके बाद भी इट इज वन ऑफ दोज कंपनीज विच हैज डन डिसेंट रिजल्ट्स। यस, देयर हैज बीन करेक्शन फ्रॉम द टॉप, but so has been across the market. क्या such companies
इस तरह की कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसमें वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है, जिसमें एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी हैं, डिस्पाइट स्टिफ कंपटीशन दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स. आई थिंक देयर इज अ रूम for such companies to do extremely well over a period of time. और अगर रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में आपको सिलेक्टिव होने की जरूरत है और अच्छी कंपनीज लेने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से वारी एनर्जीज इज अ वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. ओके, आप इनका रिजल्ट्स देखिए रजत, दे बीन एक्सेप्शनल. वही तो बता रहा था कि एग्जीक्यूशन रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं रिजल्ट. या एग्जीक्यूशन इनका हैज बीन quite amazing, Rajat. They've done exceptionally well. और ये सिर्फ एक क्वार्टर का ट्रेंड नहीं है. इफ यू सी लास्ट एक साल में या 2 साल में भी आप देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं ये. और उसके बाद भी इनका वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है. इफ यू लुक एट द प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, दे वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वेरी वेरी हाई और डीपली करेक्ट हो गए. सो आई थिंक ये एक उदाहरण है जहाँ पे इस तरह की कंपनीज को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए. लंबे समय का बहुत अच्छा ट्रेंड रहता है इन कंपनीज में. एंड द स्पेस डिस्पाइट बीइंग बिकमिंग एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, आई थिंक जो कंपनीज वैल्यू एडिशन कर पा रही हैं, इट्स दे शुड बी एडेड टू योर पोर्टफोलियो. और एक और ऐसा है, वो है पीएसयू बैंक्स. हमने पीएसयू बैंक्स के अभी तक जो भी सेट ऑफ रिजल्ट देखे, कोई ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी नहीं. लेकिन ये कब तक सिलसिला चलेगा कि आप पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स आने वाले समय के लिए भी ठीक ही आएंगे? बैंक ऑफ इंडिया अभी लेटेस्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स, मुनाफा 7.5% बढ़ा है, एनआई 6% बढ़ी है और एसेट क्वालिटी बढ़िया है. तो पीएसयू बैंक्स कंप्लीटली आउटशाइन कर रहे हैं अभी. तो रजत, मैं एक एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा कि कौन सा सेक्टर ने लास्ट 5 इयर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया. इट हैज बीन द पीएसयू सेक्टर ओवरऑल, एंड दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल एंड पीएसयू बैंक्स हैव बीन द फ्लैग बेयरर्स. इन्होंने ये कहाँ पे गिरे पड़े हुए थे, अगर आपको याद होगा कुछ सालों पहले, और कहाँ से कहाँ आज की डेट में दे कंट्रीब्यूटिंग टू रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी. एंड डिस्पाइट दैट अभी भी वैल्यूएशंस इनके बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. तो आई थिंक देयर इज स्टिल अ केस एंड रूम फॉर पीएसयू बैंक्स टू कीप डूइंग वेल. अगर वो लोग अच्छा करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट इनको मिलता रहता है, आरबीआई इज वेरी फोकस्ड ऑन ओवरऑल देयर परफॉर्मेंस. सो मेरे को लगता है कि still in PSU banks and overall PSU basket, there is scope for quality companies to be added in your portfolio. राइट सर. बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए, और कोई डिस्क्लेमर जिन भी स्टॉक्स पे हमने चर्चा की उसके ऊपर. जी रजत, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ. हम लोग अपने क्लाइंट्स का जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग इनके उनका रिस्क प्रोफाइल एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. पोर्टफोलियो स्टिच करना अपना रिस्क एनालिसिस के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं और ना ही करना चाहिए. हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है हमारी अपनी पोजीशंस हो सेक्टर में, उन स्टॉक्स में, हमारे क्लाइंट्स की भी पोजीशंस हो सकती हैं, हमारी फैमिली की भी हो सकती हैं. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल योर क्लाइंट्स, ऑल योर, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें. देखिए कोई ये सेक्टर, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में फिट होता नहीं होता है, आपके रिस्क के अनुसार है या नहीं है, और उसी के हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करें. सो प्लीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें, एंड मे भी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजंस लें. सर बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच.